हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। आज आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये लेके आई हूँ क्योंकि कल ही 10 मार्च के डेट में एक रेलवे के द्वारा लेटर आया था जिसमें बताया गया था कि NTPC का एग्जाम डेट मतलब मई 2022 से CBT 2 होगा और ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई 2022 में होगा। तो आपसे ये इसके लिए तो एक वीडियो मैंने सपोर्ट डेट पहले ही बना दी थी जिस टाइम लेटर आया उसी टाइम। लेकिन ऐसा एनालिसिस करने का मेन पर्पस ये है कि आपका जुलाई 2022 पढ़ तो बहुत दिन से रहे होंगे। अगर ये 3 महीना अगर आप लोग पढ़ाई छोड़ देते तो पीछे जितना भी पढ़े वो सारा बेकार गया। ऐसे भी पढ़ा हुआ बेकार ही पीछे का बेकार पढ़ा हुआ जाता नहीं है, लेकिन आप लोग भूल गए होंगे। तो अभी जरूरत है कि मार्च है तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो मार्च तो चला ही जाएगा, 5 महीना का आता है गैप ही। लेकिन हम कम से कम 120 दिन कम से कम कितना ग्रुप डी के लिए 120 दिन और उसके बाद NTPC के लिए 90 दिन कंटिन्यू पढ़ना है। तो NTPC में जिनका रिजल्ट बन गया होगा उनके लिए बहुत अच्छा बात है, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन NTPC में जिनका रिजल्ट नहीं बन पाया, जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी रेलवे की ही तैयारी करने वाली एक छात्रा हूँ। तो मतलब रेलवे की जब मैं तैयारी करती हूँ तो मुझे पता है कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार 3 साल एक ही एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ। SSC की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा था, लास्ट ऑप्शन यही बचा था, जब ये नहीं होगा तब SSC की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अभी तक तो एग्जाम डेट ही खींचा जा रहा है तो SSC की तरफ जाने का मौका ही नहीं दिया गया और बाकी कोई दूसरा फॉर्म भी हम लोग फिलअप नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगा कि आज मैं जब यूट्यूब पर चैनल का वीडियो अपलोड करती हूँ तो एक बार ऐसा वीडियो बना दूं ताकि गांव में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले छोटे से बच्चों को भी कुछ उन्हें आइडिया मिल जाए कि किस तरह पढ़े, कौन सा बुक पढ़े, ताकि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो संभवतः माना जाए तो अभी तो कट ऑफ हाई जाएगा ये, और जो भी कट ऑफ हम बताएंगे रो मार्क्स बताएंगे, नॉमिनलाइजेशन मार्क्स नहीं बताएंगे। जबकि NTPC का जब कल का नोटिस आया था उसमें NTPC के बारे में बता दिया था लेवल वाइज एग्जाम लेगा, जो मई फर्स्ट वीक में 6 लेवल का एग्जाम लेगा। उसमें बताया था कि हम संभवतः उम्मीद रखेंगे, संभवतः कोशिश करेंगे कि नॉमिनलाइजेशन की आइडिया ना आए, इसलिए क्योंकि वो चाह रहे हैं एक ही शिफ्ट में एग्जाम ले ले, लेकिन 2-3 शिफ्ट का कहानी आएगा तो नॉमिनलाइजेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि किसी बच्चे के साथ अन्याय तो नहीं किया जाएगा। इसीलिए तो आज इसका वीडियो बना रही हूँ। हमको पता है, आप लोग को पता होगा, NTPC के लिए टोटल पोस्ट कितना है, 35,277। NTPC का टोटल पोस्ट कितना था, 35,277 था। इसका 20 गुना कैंडिडेट CBT 2 के लिए क्वालिफाई होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, जिसमें कि हम लोग भी छटा गए थे, मेरा भी नहीं हो पाया था। लेकिन अब हो भी जाएगा तो हम CBT 2 की तैयारी करना ही छोड़ दिया, हम सिर्फ फोकस ग्रुप डी में कर रहे हैं। तो आप लोग को भी कह रहे हैं एग्जाम अगर NTPC और ग्रुप डी दोनों के चक्कर में रहेंगे तो एक ना एक छूटेगा। इसलिए मेन पर्पस कहेंगे कि अगर ग्रुप डी की तैयारी फर्स्ट बार में आपका छूट गया तो सेकेंड बार में इम्पॉसिबल है। अब खूब पढ़ने वाला ब्रिलियंट बच्चा है, उसको कहीं बाय दी बे बाय उसके साथ अन्याय हुआ तब तो वो पास कर जाएगा। लेकिन अगर वो एवरेज स्टूडेंट था, हमको तो नहीं लगता है क्योंकि पास होगा, क्योंकि इसलिए कि 3.5 लाख जो रेलवे मंत्रालय ने स्टूडेंट लिया वो तो पूरा दूध से क्रीम को निकाल लिया। अब जो भी बचा हुआ है दूध का जो मक्खन था वो तो निकाल लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे स्टूडेंट 80 प्लस लाने वाले थे, 90 प्लस लाने वाले। हो सकता है 2-3 साल से वो प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, 2-3 साल से तैयारी भी कर रहे, हो सकता है 2018 की वैकेंसी में वो सिलेक्शन नहीं लिए होंगे और इस वैकेंसी में ली, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट के लिए अब हमको नहीं लगता, क्योंकि जब भी सिलेक्शन होगा तो किसका सिलेक्शन होगा, 35,277 का ही होगा, क्योंकि वैकेंसी में तो कोई अप डाउन नहीं होने वाला। इसमें हमको लगता है 1-2% ही बच्चे ऐसे होंगे जो 20 गुना रिजल्ट लेने के बाद भी उनका छटा गया, लेकिन अगले बार CBT 2 में उनका क्वालिफाई हो सकता है। वैसा ही स्टूडेंट होंगे जो संजोग बस छूट गए होंगे, हमको तो नहीं लगेगा छूटेगा, क्योंकि वही 3.5 लाख में बच्चा आएगा, 35,277 आगे होगा, क्योंकि उस क्रीम से भी क्रीम निकालना है तो 35,277 का सिलेक्शन होगा। इसलिए मेरा पर्पस है कि जो बाकी इधर 3.5 लाख में भी जो छटाएंगे बच्चे वो भी कहीं ना कहीं क्रीम है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो सोच ले कि हम क्या हैं। तो आज आप लोग को मैं हकीकत कह रही हूँ और हकीकत की दुनिया दिखा रही हूँ। तो ग्रुप डी का जो टोटल पोस्ट है 1,37,000,
1,03,739 पोस्ट है। ग्रुप डी का टोटल पोस्ट कितना है? 1,03,739 पोस्ट है। इसमें सोचने वाली बात है, जो 3.5 लाख वहां निकल गए थे बच्चे, वही बच्चे यहाँ 1,03,739 पोस्ट में भी निकलने का संभावना है, क्योंकि वो बहुत तैयारी कर चुके हैं। तभी तो उनका नॉमिनलाइजेशन करने के बाद चला गया 95-97। लेकिन रो मार्क्स उनका भी 70 से ज्यादा किन्हीं का नहीं गया। वैसे 1% बच्चा हर जगह निकलता है जिसका नॉमिनलाइजेशन मार्क्स 80-90 गया होगा, नहीं तो 80 और 70 के बीच ही नॉमिनलाइजेशन मार्क्स गया, उसी रो मार्क्स गया, उसी बच्चा का नॉमिनलाइजेशन करके 90-96 चला गया था। इसमें घबराने की बात नहीं। अगर टाइम मिला तो आप लोग भी मौका का फायदा उठाइए, ताकि अगर जिसका 50-60, 50-45-60 बन रहा है, क्योंकि अब हम 40 वाला तो हमको नहीं लगता है ऊपर उठ पाएगा, 50 वाला, 60 वाला, 70 वाला को अभी भी मौका है। अगर 3 महीना वो तैयारी करे तो 80 वाले को पकड़ लेगा। 80 वाले को जब पकड़ लेगा, क्योंकि उसको पर डे पढ़ना है, अगर वो भी पढ़ना, एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन नहीं पढ़ेंगे, तब तो नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि उनके पास टोटल महीना के लिए तो गिनती किया जाए तो 5 महीना दिन है। 5 महीना पूरा कंटिन्यू है, 5 महीना है तो 150 दिन हो जाता है। लेकिन हम संभवतः 120 दिन ही आप लोग को कहते हैं। वैसा रूटीन को, टाइम टेबल को मैनेज कीजिए, जो 120 दिन में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना, और रो मार्क्स भी 80+ ले जाना। और रिवीजन और रो मार्क्स वही ले आएगा बच्चा जिसका 50+ हो रहा है अपने मॉक टेस्ट में, और मॉक टेस्ट देना तो अनिवार्य है। तो ग्रुप डी का सिलेबस क्या है वो तो आप लोग को पता होगा। ग्रुप डी का सिलेबस में रीजनिंग 30 नंबर का पूछा जाएगा। अब बच्चा का मेन पीछे होने का पर्पस होता है कि वो रीजनिंग में 30+ मार्क्स का रहता है। रीजनिंग स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं, उनको लगता है कि रीजनिंग तो हमें आ ही रहा है। उनको क्या लगता है? रीजनिंग तो हमें आ ही रहा है, लेकिन रीजनिंग वो एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, यही गलती करते हैं। रीजनिंग में ही उनको 25 नंबर लाना चाहिए, 25 नंबर लाना चाहिए, लेकिन वो लाते कितना है? 25 नंबर लाना चाहिए, लेकिन लाते टाइम वो कितना लाते हैं? 30+, मुश्किल से 18 लाते हैं, 20 लाते हैं, जिसमें कि उनका स्कोप कम हो जाता है। उसके बाद मैथ है 25 नंबर का क्वेश्चन मैथ में पूछा जाता है, वो उनको 20+ लाना चाहिए, लेकिन वो लाते हैं कितना? 18-16। जबकि पूछा जाए तो ग्रुप डी के मैथ के पूरे सिलेबस में तो हमको लगता है अर्थमेटिक्स का ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, एडवांस का अभी भी कम पूछ रहा है। लेकिन अब तो एग्जाम टफ होने को चला है। पहले के जमाने में तो एडवांस से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता था, 2018 से पहले जो ज्वाइनिंग होता। अब तो इतना लंबी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्यूशन करने में ही टाइम लग जाता है। क्वेश्चन ईजी है, बना लेगा बच्चा, लेकिन दशमलव वाला, डेसिमल फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन आ जाता है, मतलब वही टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन की तरह दे देता है, तब उसको करने में तो उसको स्वाभाविक है, एक टाइम तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया गया, लेकिन उसको सॉल्व करने में मैथ में 2 मिनट टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम करें तो ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब किसी को सिलेबस खत्म करने का टाइम नहीं, क्या जरूरत है? प्रैक्टिस की। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी 80+ वाले को पकड़ लेंगे आप लोग। साइंस में 25 नंबर का पूछा जाता है, तो साइंस का भी सिलेबस लिमिटेड रहता है। मैथ, साइंस, रीजनिंग, यही 3 सिलेबस है जो लिमिटेड है। तो साइंस में भी आप 15+ लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तीनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है? 20-15 जोड़ा जाए तो 35 हो गया। 35-25 कितना हो जाता है? 35-5-40, 20, 60 नंबर। यहाँ तो 60+ ला लिया। यहाँ अगर 10 नंबर भी कोशिश करके अगर आप लोग ला लेते हैं तो 70+ हो गया। लेकिन इससे ज्यादा प्लस ही कहे हैं हम। ये भी तय है कि 70 और 80 के बीच ही रो मार्क्स रहेगा। रो मार्क्स इससे ज्यादा किसी बोर्ड का नहीं जाएगा। हम आज लिख के बता देंगे। अगर आपको भी लगता है कि 80 से ज्यादा जाएगा किसी बोर्ड का रो मार्क्स, ये संभव ही नहीं। अगर चला जाएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वीडियो तो अपलोड रहेगा। कभी ना कभी जब भी रिजल्ट आएगा तो आप एक बार जरूर हमको कहिएगा कि 80+ रो मार्क्स गया। नॉमिनलाइजेशन मार्क्स 90, 96, 99 भी जाएगा, लेकिन रो मार्क्स 80+ से ज्यादा नहीं जाएगा। तो आप लोग को अभी भी कम से कम, अगर जो पढ़ना चाहते हैं, हमको लगता है ITI के जितने भी स्टूडेंट है उसमें से 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे ITI कर रहे होंगे जिनका एज 18 साल पूरा गया होगा, लेकिन वो ग्रुप डी की तैयारी के लिए फॉर्म पक्का फिलअप किए होंगे। अगर वो फॉर्म फिलअप किए हैं तो इसी बार सोचिए कि हमको जॉब मिल जाए। 18-20 के सेशन के बच्चे या 19-21 के सेशन के बच्चे, उनको जॉब मिल जाए और उस टाइम वो ITI का सर्टिफिकेट लगा के प्रमोशन अपना करवा ले। तो मेरा यही कोशिश रहेगा। ऐसा ना सोचे वो स्टूडेंट कि अभी ITI कर रहे हैं, फिर ग्रुप डी रेलवे की वैकेंसी आएगा तब फॉर्म भरेंगे तब हमको पास कर। जब जो मौका मिले वहीं पे ले लेना चाहिए। अगर हो सकता है कि अभी आप लेट कीजिए तो वैकेंसी आने में ही 3 साल लगा देगी, एग्जाम देते देते फिर 5 साल लगाएगी, तो हो गया आपका 10 साल। 10 साल हो गया तो आप बूढ़ा हो जाइएगा।
तो इसलिए अभी ही कोशिश कीजिए कि इसी वैकेंसी में इसी बार हमको सिलेक्शन ले लेना, उसके बाद ITI सर्टिफिकेट लगा के हमको प्रमोशन करवाना है। तो आपको पढ़ने के लिए रीजनिंग में अभी से स्टार्ट कीजिए, आप कम से कम 2 घंटा पढ़िए, मैथ कम से कम 3 घंटा पढ़िए और साइंस कम से कम 3 घंटा। जीके जीएस तो आप रोज पढ़ रहे हैं, करेंट अफेयर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ रीजनिंग पढ़ने में मजा नहीं आता, लेकिन साइंस जीके जीएस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो कौन बच्चे होते हैं? आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे। लेकिन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जो होते हैं वो मैथ साइंस पे ही ज्यादा फोकस देते हैं, क्योंकि वो बच्चे से ही मैथ साइंस पढ़ते हैं। तो उसको कम से कम यहाँ पे मेरे ख्याल से उनको 1 घंटा, तो पर डे उनको अभी भी पढ़ने की जरूरत है 8-9 घंटा। उसमें भी अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो 10 घंटा से ज्यादा उनको अभी पढ़ना पड़ेगा पर डे, तब जाके वो 80+ वाले स्टूडेंट को पकड़ पाएंगे। नहीं तो यहाँ आपको सोचने वाली डायरेक्टली बात है, एनटीपीसी में जिनका 3.5 लाख बच्चे को सिलेक्शन हुआ, वही बच्चे ग्रुप डी में जॉब करेंगे, वही बच्चे एनटीपीसी में जॉब करेंगे। बाकी जो अभी छटा गए वो अभी से ही सोच लीजिए कि हमको जॉब नहीं होगा, इस नौकरी में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है उनको कहीं प्राइवेट जॉब पकड़ लेना चाहिए या कुछ काम कर लेना चाहिए। इसलिए आपको पर डे कम से कम 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमसे पूछा जाए तो मिनिमम रो मार्क्स कितना लाना पड़ेगा, तो हम सबको कहेंगे 70+ ही मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा। जनरल हो EWS हो, दोनों को 70+ लाना है, ओबीसी को 65+ रो मार्क्स। ऐसे जनरल, ओबीसी, EWS तीनों 70+, SC और ST को इसको 65+, इसको 50+, क्योंकि स्टूडेंट और पढ़ने वालों की कमी नहीं है और बेरोजगारी की भी कमी नहीं है। इसलिए आप लोग को इतना तैयारी करना पड़ेगा। और ये सारा जानकारी देने के लिए अगर आपको लगे कि मैंने सही जानकारी दिया है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और एक लाइक भी करेंगे, क्योंकि अगर अच्छा अपडेट लगा होगा कि अच्छा अपडेट दी है ये लड़की, तो आप एक बार लाइक जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।